Hello everyone, my name is Manju Saraswat. As we were discussing on the chapter 2nd of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter, we will discuss on a civil war in Russia. Okay, so let's start. तो यहाँ पर आप इनको अपने पास राइट कर सकते हैं। जो यहाँ हम दे रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं जस्ट मैंने आपको ग्रीन रेड और वाइट से जो शो किया है उसके बारे में आप अपने पास कहीं पर राइट कर लीजिए कि ग्रीन कलर जो था वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के लिए था, रेड कलर जो था वो बोल्सिक्स के लिए था एंड वाइट जो था वो ज़ारिस्ट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब बोल्शेविक्स ने लैंड ऑर्डर दे दिया था, किसके लिए? रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब ऑर्डर दिया था, तो रशियन आर्मी जो थी अब वो क्या हो गई, वो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, वो टूटने लग गई है ना। क्यों टूटने लगी थी, रीज़न क्या था, इसको ध्यान में रखिए कि सिविल वॉर क्यों हुआ था। यहाँ पर हम इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप ये देखिए कि जो बोल्शेविक पार्टी ने जब कहा, ये ऑर्डर दिया कि लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो आर्मी थी वो ब्रेक होने लगी थी, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जो सिपाही थे है ना, ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो जो थे वो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनको जब ये लगने लगा कि उनकी जो ज़मीन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नाउ दे कैन गेट लैंड एट देयर होम, तो अब वो जो है अपने घर लौटना चाहते थे। अब वो जो आर्मी थी उसको वो छोड़ देना चाहते थे। तो अब इसमें देखेंगे कि नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट हैं, नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट हैं वो और लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी है ना, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग, और इन लोगों ने जो है बोल्शेविक्स की फिर से जो है ये जो अपोज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए कि कितना जो रूलर जो बनते जा रहे हैं वो कैसे ऑटोक्रेटिक होते जा रहे हैं और कैसे लोग उनको डिसलाइक कर रहे हैं। फर्स्ट आपने ज़ार के बारे में देखा, फिर जो था ज़ार का वो करने के बाद फिर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है ना, उसने भी रिप्रेसिंग पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर जो फिर बोल्शेविक्स जो आए काफ़ी चेंजेस के बाद, तो अब इनका भी लिबरल्स ने क्या किया, लिबरल्स ने इनका भी अपोज किया। तो आप देखिए कि देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। यहाँ बोल्शेविक्स यानी कि रेड कलर से जो इसमें इंडिकेट किए गए हैं, आप देखेंगे कि जो लीडर्स हैं जो मैंने अभी बताया, लिबरल सोशलिस्ट, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो हैं वो, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ये सब लोगों ने जैसे बोल्शेविक के खिलाफ बोलना शुरू किया और इन्होंने साउथ गए, रशिया के साउथ में इन्होंने ट्रूप्स ऑर्गेनाइज किए बोल्शेविक्स पार्टी से के साथ फाइट करने के लिए, इट मीन्स रेड्स के साथ फाइट करने के लिए। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, यहाँ पर जो था डेट याद रखिए, 1918 एंड 1919 में ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन कौन है, ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए कलर ये लिया गया है, और वाइट्स यानी कि हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो ज़ारिस्ट है ना। ये लोग जो थे ज़्यादातर किस पर कंट्रोल कर चुके थे, मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, वो किसके ऊपर कंट्रोल कर चुके थे, रशियन एम्पायर के ऊपर ये लोग, यानी कि लगभग 1 साल के दौरान ये लोग कर चुके थे कंट्रोल। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन है ना, एंड ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप जो थे। अब ये क्या भाई, ये सारे के सारे अब ये क्या होने लगे थे, ये सारी जो टुकड़े, इन सब का तो इनको सपोर्ट मिला था, क्योंकि कोई भी इनमें से एक भी पावर ये नहीं चाहती थी कि रशिया में इस तरीके से सोशलिज्म जो है स्प्रेड आउट होती जाए। तो इसीलिए इन लोगों का भी, यानी फ्रांस का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, जापान का, इन लोगों को सपोर्ट मिला था, इन लोगों को फोर्स मिली थी कि किस तरीके से उसको बोल्शेविक्स को दबा दिया जाए।
तो ये जो थे इस तरीके से सिविल वॉर जो था स्टार्ट हो चुका था, है ना। ये सारे फोर्सेस जो थे हु वर वरिड, ये सारे के सारे वरिड थे रशिया में सोशलिज्म को बढ़ता हुआ देखकर, ग्रोथ देखकर। तो एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, तो ये जो सिविल वॉर हुआ है ये किस किस में हुआ है, ये सिविल वॉर हुआ है यहाँ जो ज़ारिस्ट है यानी कि वाइट्स और ग्रीन्स है ना, इनके साथ। और इनको सपोर्ट मिला है किसका, फ्रांसिस, ये जो फ्रांसिस है फ्रांस का, एंड जो अमेरिका है, ब्रिटेन है ना, इनका, और जापान है, इनकी भी जो सोल्जर्स हैं इनका भी इनको सपोर्ट मिला था। ठीक है, तो सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब डेफिनेटली प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके टाइम में थी, जार के टाइम में थी, ऑटोक्रेटिक रूलर था। तो वो किसके भाई ये तो किसके सपोर्ट में होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में होंगे। लेकिन लेनिन तो नहीं था प्राइवेट इसके सपोर्ट में, प्रॉपर्टी की सपोर्ट में। तो लेनिन को तो इसको बोल्शेविक्स को तो हराने के लिए ये सारे के सारे एक हुए थे, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थन में थे कौन, ज़ारिस्ट जो थे यानी कि जो वाइट्स थे। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा क्या लिया, टुक अ हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। अब इनके खिलाफ यानी कि बोल्शेविक के टाइम पे, याद रखिए आप, बोल्शेविक्स के टाइम पर इन लोगों ने क्या ले लिया था, लैंड ले लिया था नोबल से। अब इन पीजेंट्स के खिलाफ वाइट्स ने, क्योंकि अब ये किस में आ गए थे, ये पावर में आ गए थे सिविल वॉर के बाद, तो अब इन लोगों ने उनके खिलाफ क्या लिया था, इनके खिलाफ इन्होंने एक हार्ड स्टेप लिया था। एंड सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स, यानी कि जितना भी जो लोगों ने सपोर्ट किया था नॉन बोल्शेविक्स को, वो सारे के अब क्या, ये जो थे अपना वापस ले लिया उन्होंने समर्थन। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ये जो है उन्होंने जो है इनको रिप्रेस जो किया है इनके साथ, अब वो उनकी पॉपुलैरिटी जो है उससे वो कम होने लगी थी। बाय जनवरी 1920, अब यहाँ टाइम डेट आप ध्यान रखिए, जनवरी 1920 को बोल्शेविक्स ने क्या कर लिया था, मोस्ट ऑफ फॉर्मर रशियन एम्पायर पर कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर उसने फिर से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, किसने, बोल्शेविक्स ने, है ना। तो अपने जो उसका आराम से क्या हो चुका था, कंट्रोल हो चुका था, है ना। अब यहाँ पर एक फिर से आप वही चीज़ें देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर कौन थे, जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थे और मुस्लिम जेडेडिस्ट थे, इनकी हेल्प मिली थी, जिनकी हेल्प से बोल्शेविक ने फिर से कंट्रोल कर लिया, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जिस एरिया में जो ये वर्क नहीं कर सका कॉपरेशन, जैसे कि खीवा में आप देखेंगे जो सेंट्रल एशिया में है, तो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने क्या किया था कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को केवल इस नाम से, इस वजह से मार दिया कि दे आर डिफेंडिंग द सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को वो डिफेंड कर रहे हैं, इस के नाम पर उन्होंने हज़ारों लोगों का क्या कर दिया, हज़ारों लोगों को मार दिया था। तो बहुत बड़े लेवल पे जब उन्होंने ये किया, तो ऐसी सिचुएशन में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बोल्शेविक गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। तो एक तरफ तो लोग उसके सपोर्ट में थे और यहाँ लोगों को मारा जा रहा था बोल्शेविक्स के सोशलिज्म को स्प्रेड आउट करने के नाम पर, सोशलिज्म को डिफेंड करने के नाम पर। तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पार्टली टू रेमेडी दिस, इस सब के भाई किस तरीके से लोगों का कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी जो है क्या हो जाए, अनपॉपुलर हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जितने भी जैसे कि नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई उनको, है ना। एंड इन द सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में क्या कर दिया गया, उनको ये सब चीज़ की भरपाई के लिए उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। तो यहाँ पर आप देखिए कि लेकिन हुआ क्या कि सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज़, लेकिन साथ में बहुत सारी जो अनपॉपुलर पॉलिसीज़ थी, बहुत सारी हार्श पॉलिसीज़ जो अपनाई गई थी,
जैसे कि जो लोग थे ना, जो लोग क्या नोमैडिज्म, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव करते रहते हैं, उनको लेकर कुछ हार्श पॉलिसीज़ थी, है ना। तो ये उनको जो था कंट्रोल की जाने वाली पॉलिसीज़ थी, वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज कर दी गई थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि फिर भी कहीं ना कहीं ये जो थे डिफरेंट नेशनलिटीज़ वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल, यानी कहीं ना कहीं वो उनको फिर भी जीतने में जो है सफल हो पाए। कहीं ना कहीं वो जो है नेशनलिटीज़ का जो है उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट ले पाए उनका, और नेशनलिटीज़ वर ओनली पार्टी सक्सेसफुल, है ना। तो अब यहाँ हम आगे जो देखेंगे कि किस तरीके से एक सोशलिस्ट सोसाइटी को फॉर्म किया गया था, कैसे मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से फॉर्म की गई, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम सिविल वॉर को एक बार फिर से ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप and non-Bolshevik socialist liberals and supporters of the aristocracy condemned the Bolshevik uprising. They were supported by the French, American and British and the Japanese troops. All of them fought a war with the Bolsheviks. तो यहाँ पर आप ये जो पावर्स हैं इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है। आप फिर से देख सकते हैं और आप इनके कलर्स से जो इंडिकेट किया गया था अभी, आप उसको भी अपने पास राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में, जो भी चेंजेस हुए थे बोल्शेविक्स के आने के बाद, वो तो आपको पता ही है ना, कि किस तरीके से बैंक्स वगैरह इनको नेशनलाइज कर दिया गया था सिविल वॉर के दौरान। तो ये जो प्रोसेस था, अब बाकी के जितने भी इनके कंट्रोल्ड जितने लैंड थे, उसका इस्तेमाल वो क्यों करते थे, उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से ये शो करने के लिए करते थे कि एक्चुअली कलेक्टिवाइजेशन क्या है ना, कलेक्टिव वर्क किस तरीके से हो सकता है, ये सब शो करने के लिए वो लोगों को किया करते थे। तो एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, और ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 years पीरियड। तो जैसे हम लोगों में 5 year पीरियड जो है तय किया जाता है कि इन 5 सालों में जो गोल डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, वो सब जो है उस टाइम पे जो उनका तय किया जाता था कि किस तरीके से वो जो अपनी इकोनॉमी है उसके लिए किस तरीके से ये जो है यूज़ कर सकते हैं इनका। तो इसी सब बेस पर उनकी 5 year प्लानिंग की जाती थी। तो फर्स्ट जो उनकी प्लानिंग थी, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1927 से 1932 एंड 1933 से 1938, ये जो टाइम था, इस टाइम के दौरान उन लोगों ने किसको जो था ज़्यादा एनकरेज किया था, उन्होंने इस टाइम के दौरान जो इकोनॉमिक जो प्लानिंग ने सेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग थी वो किस पर आधारित थी, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही आधारित थी, है ना। तो बेस्ड थी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था 1929 से लेकर 1933 के बीच में बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। यानी कि आप देखेंगे कि कितना इंक्रीज हो चुका है, स्पेशली हियर वी आर टेकिंग द नेम ऑयल, कोल एंड स्टील, और न्यू फैक्ट्रीज वगैरह ये सब सेटअप की गई थी। तो बहुत ज़्यादा जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, तो लेकिन ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रेशर में भी कंडीशंस जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। कि किस तरीके से ख़राब हो चुकी थी कि इन द सिटी ऑफ मैग्निटोगोर्स्की, जो यहाँ पर स्पेशली जो सिटी का नाम जो लिया जा रहा है, यहाँ पर जैसे कि किसी एक प्लांट के बारे में ही बताया जा रहा है कि एक ऐसा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके लिए, तो
उस कंस्ट्रक्शन को 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया गया था। तो बहुत अंडर प्रेशर वर्क किया जा रहा था। तो वर्कर की कंडीशन कैसी थी कि वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स एंड द रिजल्ट वाज 550 जो स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन अकेले बना लिए गए, यानी कि इतनी बार जो था इसका जो काम था वो रुका भी पहले ही साल में, यानी फर्स्ट ईयर में ही। और इनके जो एरियाज़ थे, जैसे कि इनकी लाइफ किस तरीके से हार्श थी वर्कर्स की, कि ये जहाँ पे विंटर टाइम में जो इनके क्वार्टर्स हुआ करते थे वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री बिलो हुआ करता था। और इतने टेम्परेचर में उनको क्या करना पड़ता था कि उनको बहुत सीढ़ियाँ जो है फोर्थ फ्लोर तक चढ़कर जाना पड़ता था, एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट्स। और टॉयलेट्स के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा जो था सड़कों के पार दौड़कर जाते थे, है ना, वहाँ के जाना पड़ता था। तो ये लेकिन क्या कर दिया गया था, इनके लिए जो एजुकेशनल सिस्टम था वो इम्प्रूव कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जो एजुकेशन थी उसको ज़्यादा स्प्रेड आउट किया गया था, स्कूल्स वगैरह बढ़ा दिए गए थे, डेवलप कर दिए गए थे। और जो वर्कर्स थे, अरेंजमेंट्स फॉर द मेड फॉर वर्क फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, तो उनके लिए जो थे एडमिशन जो थे वो ले सकते थे। अब जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, अब यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए ख़ास जो अरेंजमेंट्स किए गए थे यहाँ पर, वो क्या इस तरीके से उनकी एजुकेशन के लिए भी वर्क किया गया था। तो यहाँ आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, यानी कि जो विमेन हैं, उनके बच्चों के लिए जो क्रैशेस खोल दिए गए थे, जैसे कि उनके बच्चों की वहाँ पर केयर हो सके, है ना। तो यानी कि चीप पब्लिक हेल्थ केयर भी उनको प्रोवाइड किया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ दिस वॉज अनइवन। ये जो था, ये जितने भी इफ़ेक्ट्स थे इसके, ये एक जैसे नहीं थे सभी जगह पर। एंड सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे। तो यहाँ पर हम इसको ये बताएंगे कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन सभी जगह इम्प्रूवमेंट जो था वो सेम नहीं था, सभी जगह फैसिलिटीज़ जो थी वो सेम नहीं थी। तो ये सारी जो थी, ये कंडीशंस जो थी वर्कर्स की, ये कंडीशंस क्यों हुई? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वर्क। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसके प्रेशर में वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुए उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके रहने को लेकर, उनके बच्चों की केयर को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, तो कुछ इम्प्रूवमेंट भी है। तो उसको हमने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया है, कि क्रिटिसाइज़ किया है कि जो अच्छी चीज़ें हुई वो भी बताएं, और किस तरीके से उनकी लाइफ जो थी वो हार्श हुई वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो हम आगे बढ़ेंगे, जो हम आगे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। सो कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप जो पिक देख रहे हैं वो किसका है? वो स्टालिन का है। तो स्टालिन कौन है? सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो टाइम था, स्टार्टिंग का जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो टाइम था, ये टाइम कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ही जो डिजास्टर्स कंडीशंस रहीं उससे रिलेटेड टाइम था, है ना। तो जो स्टालिन थे, एक्चुअली ये लेनिन की डेथ के बाद पार्टी के हेड थे। स्टालिन कौन थे? ये लेनिन की डेथ के बाद पार्टी के हेड थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 1927 से 1928 के बीच में टाउन में एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की गई थी, किसको लेकर? ग्रेन की सप्लाई को लेकर, ठीक है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम, ग्रेन की सप्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब फेस की गई, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए थे? गवर्नमेंट ने क्योंकि जो कर लिया जाता था, कुछ लोगों के द्वारा अनाज को होल्ड कर लिया जाता था, तो उस होल्डिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ग्रेन के जो प्राइसेस थे वो फिक्स कर दिए। अब बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर एट दिस प्राइस। तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया उस फिक्स प्राइस पर सेल करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इमरजेंसी इंट्रोड्यूस द फर्म इमरजेंसी मेजर्स।
ही बिलीव्ड, इनको ये लगता था कि जो रिच फार्मर्स हैं या रिच पीजेंट्स जो हैं एंड ट्रेडर्स जो हैं वो कंट्री साइड में वो इसलिए होल्ड कर लेते हैं, इसको स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे जो प्राइजेज हैं क्रॉप्स के वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो वो उसको सेल करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि और जो पूरे कंट्री में एक्यूट प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फूड लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने क्या कि भाई 3 सालों तक जो है एक ही प्राइस रहेगा, वही प्राइस रहेगा, आगे प्राइस ही नहीं बढ़ेगा, जिससे कि इस तरीके की समस्या जो थी वो लोग फेस ना करें। तो जो स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फस्टिकेटेड, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में चल सकें। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया था कि इसको अनाज को लोग जो है ग्रेन को इकट्ठा ना करें, है ना। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस के लिए उन्होंने ये जो इसके प्राइस थे वो फिक्स कर दिए थे। अब 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने पूरे में भाई टूर किया एंड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में, और सुपरवाइज किया कि किस तरीके से जो एनफोर्स द ग्रेन कलेक्शन एंड रेंडिंग द कुलक्स यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ये कुलक्स जो है वेल टू डू पीजेंट्स हैं जिनके पास लैंड वैंड होते हैं, और बहुत रिच फार्मर जो होते हैं। एंड द शॉर्टेज कंटिन्यूड, बावजूद इसका के भी उनकी क्या रही, सुपरवाइज करने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर भी शॉर्टेज जो थी वो कैसी रही। यहाँ पर कई उन्होंने जो उनके होल्ड किया हुआ था अनाज, वहाँ पर कई जगह पर भी रिच पीजेंट्स के यहाँ पर छापे मारे गए थे बावजूद, और उनको फिर भी क्या बनी रही, कमी बनी रही। तो गवर्नमेंट ने फिर आखिरकार ये डिसीजन लिया कि फार्म्स का क्या कर दिया जाए, कलेक्टिवाइजेशन कर दिया जाए। तो इसलिए इनके भाई इन्होंने इसके फेवर में क्या बोला था कि जो छोटे छोटे से जो लैंड होते हैं उन पर किसानों उन पर न्यू मॉडर्नाइजेशन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल छोटे छोटे लैंड पर नहीं किया जा सकता। अगर उसको इकट्ठा किया जाए और एक बड़े लैंड में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत जो है मॉडर्नाइज वे में वो खेती की जा सकती है, जिससे कि प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ये जो इस सिचुएशन के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो स्मॉल साइज्ड पीजेंट्स फार्म्स हैं कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स। ये मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए एंड द रन, क्योंकि जब तक फार्म्स पे प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल वर्क भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये क्या है कि रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस एंड मशीनरीज के द्वारा मॉडर्न फार्मिंग वगैरह को किया जा सके। और इसमें क्या है कि इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, और लेकिन इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो रिच पीजेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स, है ना, एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। इनसे कोलक्स को एलिमिनेट करके जो किसानों से ज़मीनें ले ली जाएं और उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दिया जाए, और बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएं जिस पर कि कलेक्टिव वे में जो खेती है वो की जा सके। तो ये जो खेती है, स्टालिन का जो प्रोग्राम ये जो स्टालिन ने शुरू किया था, तो फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। तो ये कोलखोज कहा जाता है, याद रखिए। कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाता है, कोलखोज, एंड रिच पीजेंट्स को कहा जाता है क्या, कोलक्स। ठीक है। तो उन्होंने सारे ये जो वो चाहते थे कि सारे पीजेंट्स कलेक्टिव फार्म पर क्या करें, वर्क करें। तो द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट्स वॉज शेयर। और इस तरीके से जो कोलखोज पर जो वर्क होगा वो जो है उसको आपस में क्या कर लिया जाएगा, वो शेयर किया जाएगा, वो किसानों के बीच में उस मुनाफे को बांट दिया जाएगा। लेकिन इस जो फैसला था, किसका ये फैसला था, गवर्नमेंट का जो फैसला था, इससे सभी डिसएग्री थे। कौन, किसान, है ना। वो क्या करते थे, क्योंकि इस तरीके से अगर वो वर्क करेंगे तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके जो जानवर थे, है ना, वो क्या होने लगे, वो ख़त्म होने लगे, है ना। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो थे वो लोगों ने वहाँ से क्या कर दिया,
एग्जाइल्ड हो गए, डिपोर्टेड कर दिया, और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया वहाँ से, ठीक है। और अगर वो ऐसा विरोध करते हैं तो उनको इसके लिए सज़ा भी दी गई। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन के विरोध में किसानों का क्या कहना था कि नहीं भाई, न तो वो क्या है, रिच है, तो इसके बारे में वो क्या कह रहे थे कि दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द सोशलिज्म, कि ना तो वो अमीर हैं और ना ही वो इस समाज के इस तरीके से विरोधी हैं। वो जो है अनेकों ऐसे बहुत सारे कारण थे। दे वर मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि वो इस कलेक्टिव फार्म में वर्क नहीं करना चाहते। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड टू सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन, तो एंड बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो यहाँ पर स्टालिन गवर्नमेंट ने आखिरकार कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन उनके साथ सरकार को कोई सहानुभूति नहीं थी, इस तरीके की कोई भी उनको खास मदद नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन डिड नॉट, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। एंड बैड हार्वेस्ट 1930 से 1933 के बीच में इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गया, फेमाइन हो गया, और लाखों लोग जो थे वो मारे गए, ठीक है, ड्यू टू द जो खराब प्रोडक्शन हुआ ड्यू टू द फेमाइन। तो इसमें आप देखिए कि कंडीशन क्या है कि पार्टी में ऐसे बहुत सारे जो थे लोग जो थे वो पार्टी में, वो इस तरीके के जो डिसीजंस थे भाई उनके लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे कि भाई ये जो है वाकई में जो इसके रिजल्ट है किसका, कलेक्टिवाइजेशन का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, और जो पार्टी की जो प्लान इकोनॉमी थी उस सब को लेकर लोग जो थे क्या करने लगे थे, बातें करने लगे थे। तो स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स जो थे वो चार्ज दीज क्रिटिक्स, वो अब इन लोगों को सजा भी देने लगे कि भाई ये लोग क्या है, सोशलिज्म के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ बोलने लगे। तो अब यहाँ पर एक्यूजेशन वर मेड थॉट आउट थ्रू आउट। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की बातें कर रहे थे, उनके परिणामों के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके ऊपर क्या आरोप लगा दिया गया है कि ये किसके, सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और पूरे देश में यानी कि इस तरीके के लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे। एंड 1939 तक ये लगभग जो थे बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और उन पर जो है लेबर कैंप्स में भेज दिया गया था वर्क के लिए, है ना। ये वो इस तरीके से सोशलिज्म के खिलाफ है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो मोस्ट वर इनोसेंट, जबकि बहुत सारे लोग जो थे वो कैसे थे, वो इनोसेंट थे, बट उनके बारे में बोलेगा कौन कि वो इनोसेंट हैं, है ना, क्योंकि कोई सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। बट बहुत सारे लोग जो थे वो क्या कर लिया गया, उनसे फोर्सफुली देकर, पनिशमेंट देकर, उनको अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, और उनको क्या कर लिया गया था, फॉल्स कन्फेशन लिया गया था उनसे कि हाँ वो इसमें इन्वॉल्व थे, इस तरीके का उनको फोर्सफुली उनसे कन्फेशन लिया गया था। एंड बहुत सारे लोग जो थे उसमें से कैसे थे, वो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये डिसीज़न जो स्टालिन का रहा ये भी कोई बहुत अच्छा डिसीज़न नहीं रहा। तो यहाँ हम फिर से रिपीट करते हैं किसके बारे में, स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, कि स्टालिन बिलीव्ड दैट द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक्ड सप्लाईज टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। तो वो इसको जो होल्ड कर लेते हैं उसको ही जो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन का रीज़न मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ आर, कि इस टाइम की जो ज़रूरत है वो कलेक्टिवाइजेशन है। दिस सिस्टम would also help to modernize farms. Those farmers who resisted collectivization were punished and deported or exiled. तो यहाँ पर ये जो इसका भी रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एंड व्हाट वाज द पॉलिसी, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नाउ वी विल नो अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब हम इसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर रशियन रेवोल्यूशन जो था उसका लोगों पर क्या ग्लोबली क्या किस तरीके से लोग इससे इन्फ्लुएंस रहे, किस तरीके से लोगों पर, पूरे वर्ल्ड पर इसका इफ़ेक्ट हुआ।
तो वो हम देखते हैं कि जो सोशल उस टाइम पर जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज़ थी यूरोप में, वो पूरे तरीके से इस बात से सहमत नहीं थी कि सोशलिज्म के नाम पर जो बोल्शेविक्स ने जिस तरीके से पावर को कैप्चर किया, सीज किया और जिस तरीके से रन किया, वो इससे उनसे पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। लेकिन फिर भी द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो लोगों को क्या लगने लगा था कि लेकिन फिर भी उनको पॉसिबिलिटीज़ लगने लगी थी कि जो लेबर्स थे कि किस तरीके से भाई स्टेट को बनाया जा सकता है, उनकी जो इमेजिनेशन को किस तरीके से पॉसिबल किया जा सकता है, ये उन लोगों के अंदर एक उम्मीद लगने लगी थी। बहुत सारे आप देखेंगे कि मैनी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ फॉर्म की गई थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द बोल्शेविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। कि आपको जैसे कि ये पता ही है आपको कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बनाया हुआ था, कैप्चर किया हुआ था उनको, तो वहाँ पर भी वही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज किया गया, जो कि एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए थे। एंड मैनी नॉन रशियन from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बोल्शेविक सोवियत जो था उसके अलावा भी बहुत सारे देश जो कंट्रीज़ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन सभी ने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और ये जो कमिंटन बोल्शेविक्स के द्वारा बनाए गए थे, इस सब में उन्होंने भी पार्ट लिया था। तो कुछ जो भी सोवियट्स कुछ जो फॉरेनर्स थे, है ना, तो सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट एंड बाय द टाइम ऑफ outbreak of the second world war and the USSR had given socialism a global face and the world stature। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर सोवियत जो थे की वजह से जो सोशलिज्म को पहचान मिली, यानी सोशलिज्म से लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। और यहाँ पर फिर भी 1950s में आप देखेंगे कि इसके बाद लोग समझने लगे थे, है ना। येट बाय द 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals and Russian revolution। यानी कि लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके थे कि जो सोवियत गवर्नमेंट जो थी वो जो ठीक ठाक जो है उसमें नहीं चल रहा है, यानी कि दैट इज़ नॉट इन गोइंग इन प्रॉपर वे। और जो है ये कंट्री जो है क्या बन चुका है, किस तरीके से इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन एंड बैकवर्ड कंट्री। ये कैसा कंट्री था, बैकवर्ड कंट्री, किस तरीके से एक ग्रेट पावर बना। एंड its industries and agriculture had developed and the poor were being fed। और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को जो इंडस्ट्रीज़ हैं और वो जो फार्म्स हैं, जो एग्रीकल्चर है, वो कैसे सेटअप हुआ है, कैसे सभी लोगों को जो है इसमें फीड जो फूड था वो किस तरीके से मिल पा रहा था, कैसे लोग पेट भर पा रहे थे अपना, ये सारी कंडीशंस से लोग जो थे वो वाकिफ़ हुए। एंड लेकिन वहाँ के जो भी सिटीजन्स थे उनको फिर भी बहुत सारी जो फ्रीडम थी वो नहीं दी जा रही थी, है ना। वहाँ पर फ्रीडम क्यों नहीं दी जा रही थी, तो उन पर किन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, कैरी आउट किया जा रहा था कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू इस सबको चलाया जा रहा था, लागू किया जा रहा था। एंड जो 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही लोग वहाँ के बारे में जानने लगे थे।
had declined through it was recognized the socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a very different variety of different way. यानी कि लोगों को इससे लोग इन्फ्लुएंस तो हुए बट दे थॉट इन डिफरेंट वे, लेकिन उन्होंने उसको आइडियाज़ को है वो दूसरे तरीके से लिया। तो हमारे यहाँ पर भी ये सोशलिज्म है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है रशिया के इस सोशलिज्म से प्रभावित है। यहाँ सोशलिज्म का जो आइडिया लिया गया हमारे यहाँ पर वो भी रशिया से लिया गया, बट लेकिन सभी ने इसको क्या किया, अपने तरीके से सोचा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लोग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि इन 1950 इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द country and outside the everything was not in keeping with the ideals and the Russian revolution through it industry and agriculture। हालांकि इसका जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वगैरह ये सब जो था, लोग किस तरीके से ये डेवलप भी हो रहा था, लोग किस तरीके से अपना पेट भर पा रहे थे, लोगों को भोजन मिल रहा था, एसेंशियल फ्रीडम लेकिन फिर भी लोगों को नहीं मिली थी। तो लोग जो थे इसके बारे में जान पा रहे थे एंड लेकिन सोशलिज्म का आइडिया तो लोगों को मिला ही और लोगों ने उसको अपने तरीके से रिथॉट किया। ठीक है, तो ये जो था कहीं ना कहीं वही वाली कंडीशन रही फ्रांस वाली कि लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उन चीज़ों पर वर्क करना शुरू किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर इस तरीके से ख़त्म होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट।